इस वीडियो को देखने के बाद आपकी फिजिकल एजुकेशन की तगड़ी प्रिपरेशन हो जाएगी। बस अपना हेडफोन लगाए। हेलो, अरे जकी भाई, आप पी के वीडियो सबसे शुरू में क्यों डाल देते हो? बाकी यूट्यूबर्स की तरह एंड में क्यों नहीं डालते हो? क्योंकि मैं बाकी यूट्यूबर्स की तरह एग्जाम टाइम में व्यूज बटोरने के लिए नहीं, सेशन के स्टार्टिंग से स्टूडेंट्स की हेल्प करने के लिए वीडियोस बनाता हूँ। मैं तो पापा हूँ, पापा इस दुनिया का पापा। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सभी लोग? तो आई होप सभी लोग बढ़िया होंगे, घर बड़े मस्त में आप लोग अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो जो कि मेरे बारे में नहीं जानता, मेरा नाम जकी है, मैं फिजिक्स एजुकेटर हूँ। साथ ही साथ आप लोगों को फिजिकल एजुकेशन भी पढ़ाता हूँ। फिजिक्स जिसको मेरे साथ पढ़ना है, मेरे फिजिक्स के चैनल को ज्वाइन कर लेना। 12th के लिए मैं तगड़ा कंटेंट वहां पे कवरअप करवा रहा हूँ मीम मटेरियल के साथ, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। साथ ही साथ वापस से आते हैं हमारे आज के वीडियो में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले चैप्टर नंबर 9 या फिर यूनिट नंबर 9 साइकोलॉजी इन स्पोर्ट्स। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर रहने वाला है, काफी सारे इसके अंदर चेंजेस आए। तो लास्ट ईयर का वीडियो बिल्कुल मत देखना, ये नया तगड़ा 23-24 के पॉइंट ऑफ व्यू से डेडिकेटेड वीडियो है, फ्रेश वीडियो है। सारी चीजों को डिटेल में कवर अप करेंगे सो दैट एग्जाम में आप लोग के लिए सारी चीजें बेनिफिट दे सके। इन सब के अलावा आप अच्छे से वीडियो देखो, उसके बाद एग्जाम टाइम पे सैंपल पेपर जरूर प्रैक्टिस कर लेना, जो आप लोग के परफॉर्मेंस को और ज्यादा इनहेंस करेंगे और आप लोग को वो लेवल का कंटेंट प्रोवाइड करेंगे जो आप लोग के एक्चुअल एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस बनते हैं। ये वीडियो में आप लोग का पूरा कंटेंट कवर अप हो जाएगा। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर करें सैंपल पेपर से। तो मैं आपसे रिकमेंड करना चाहता हूं ओसवाल गुरुकुल के सैंपल पेपर को ले सकते हो, जिसके अंदर आप लोग को एक ही बुक के अंदर सारे सब्जेक्ट मिल रहे हैं इंक्लूडिंग फिजिकल एजुकेशन। तो अगर आप ह्यूमैनिटी से हो, कॉमर्स से हो, साइंस बैकग्राउंड से क्यों ना हो, तो आप लोग के पांचों के पांचों सब्जेक्ट मिल रहे हैं इंक्लूडिंग फिजिकल एजुकेशन। लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, जाइए इसको परचेज करें और अपनी वन ऑफ द बेस्ट प्रिपरेशन को स्टार्ट करें। और याद रखना, बेस्ट डील डिस्क्रिप्शन में है, जाइए और परचेज करें और अपनी प्रिपरेशन को बेटर बनाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे नए चैप्टर को, जिसका नाम है साइकोलॉजी इन स्पोर्ट्स, चैप्टर नंबर 9 या यूनिट नंबर 9 फिजिकल एजुकेशन क्लास 12 के पॉइंट ऑफ व्यू से रहने वाला है। जो भी चीजें हम पढ़ने वाले हैं वो 2023-2024 के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रहने वाला है। तो सारी चीजें हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले, एक एक चीजों को अच्छे से कवर अप करेंगे सो दैट आपके एग्जाम में सारी चीजें कवर अप हो सके। आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक के पी की बुक नहीं ली हो और चाहते हो एक तगड़ी बुक के साथ अपनी प्रिपरेशन करना, तो मेरी खुद की बुक लॉन्च किया हो मैंने Amazon, फ्लिपकार्ट, नोशन प्रेस सभी में अवेलेबल है। इस कोड को यूज करोगे नोशन प्रेस में 20% ऑफ मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप लोग ई बुक के थ्रू पढ़ना चाहते हो तो आप लोग मेरे ऐप के थ्रू या मेरी वेबसाइट के थ्रू ई बुक को अवेल कर सकते हो। सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। इन सब के अलावा अगर आप मेरे साथ फिजिक्स डेडिकेटली पढ़ना चाहते हो तो आप मेरे फिजिक्स के चैनल को ज्वाइन कर लेना, इंस्टा में फॉलो अप कर लेना, टेलीग्राम के चैनल को ज्वाइन कर लेना सो दैट क्लास की सारी अपडेट्स आप लोग को हमेशा मिलते रहे। इन सब के अलावा अगर आप मेरे साथ लाइव पढ़ना चाहते हो फिजिक्स फिजिकल एजुकेशन, तो मेरे प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर सकते हो। मेरा प्लेटफॉर्म की वेबसाइट और प्ले स्टोर के अंदर ऐप की लिंक आपको दोनों की डिस्क्रिप्शन में गिवन है। हाल ही में मैंने बैचेस को स्टार्ट किया हूं, मुश्किल टू मुश्किल 2 महीने के अंदर फिजिक्स हम लोग यहाँ पे कंप्लीट कर रहे हैं। जिसने अभी तक के कुछ भी नहीं पढ़ा उसके लिए बेनिफिशियल रहेगा, और 1 महीने के अंदर हम लोग फिजिकल एजुकेशन को कवर अप कर रहे हैं। बहुत ही ज्यादा ह्यूज प्राइस ड्रॉप हुआ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है। जल्दी जाएं और अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करें। जितनी भी लाइव क्लासेस, इन सब की रिकॉर्डेड क्लासेस अवेलेबल रहेगी, असाइनमेंट्स अवेलेबल रहेंगे, टेस्ट आप लोग को मिलने वाले हैं और साथ ही साथ प्रीमियम नोट्स और ई बुक आप लोग को मिलने वाली है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, जाइए जल्दी ज्वाइन करें। कोई भी दिक्कत आती है तो वेबसाइट में जाएं और आप लोग को वहां पे व्हाट्सएप की लिंक मिल जाएगी, वहां से डायरेक्टली आप लोग मेरे से डाउट पूछ सकते हैं। और अगर आप लोगों ने अभी तक के प्रीमियम नोट्स डाउनलोड नहीं करे दोस्तों, तो प्रीमियम नोट्स अवेलेबल हो चुके हैं, जल्दी जल्दी डाउनलोड करें। वन ऑफ द बेस्ट नोट्स है फिजिकल एजुकेशन के लिए। एक बार आपको नोट्स डाउनलोड करना है, सारे चैप्टर के नोट्स डाउनलोड जाएंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, 50% ऑफ चल रहा है दोस्तों, जल्दी जाएं, डील को ग्रैब करें। तो चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले क्या क्या हम लोग पढ़ने वाले, ये सारे के सारे टॉपिक पढ़ने वाले। कुछ नया ऐड हुआ है भैया इस साल? हाँ जी भाई, काफी सारे नए नए टॉपिक ऐड हुए। जैसे अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे एक्सरसाइज एडिशंस वाला टॉपिक ऐड हुआ है और मोटिवेशन आप लोग के लिए ऐड हुआ है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहला जो टॉपिक निकल के आता है वो है पर्सनैलिटी, कि आखिर पर्सनैलिटी होती क्या है। तो अगर मैं आप लोगों से कहूं कि यार पर्सनैलिटी को अगर क्या हम लोग स्पेसिफिक वे में डिफाइन कर सकते हैं, तो मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहता हूं। पर्सनैलिटी की कोई भी स्पेसिफिक डेफिनेशन आप लोग के पास नहीं है कि आप कहोगे कि यार ये डेफिनेशन लिख देंगे पूरे नंबर मिल जाएंगे, मतलब कि न्यूटन के लॉ नहीं है। पर्सनैलिटी को ना दुनिया भर में अलग अलग तरीके से डिफाइन किया जाता है। अगर मैं मोटे मोटे तौर पे कहूं कि पर्सनैलिटी क्या है, तो मैं ये बताना चाहता हूं कि कोई एक पर्सन जिसके पास सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स अवेलेबल हो, जैसे फिजिकल, मेंटल, सोशल, इंटेलेक्चुअल, इमोशनल, ये सभी किसी पर्सन के अंदर देखे जाते, तो हम कहेंगे कि उस पर्सन के अंदर बेस्ट पर्सनैलिटी है जो उसको दुनिया से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाने का काम करती है। तो जितने भी लीडर्स होते हैं दुनिया भर में, उन सबके पास एक बेस्ट पर्सनैलिटी होती
होती है क्योंकि उन सभी लोगों के पास फिजिकल, मेंटल, सोशल, इंटेलेक्चुअल, इमोशनल टाइप की कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो कि उनको दुनिया से बेहतर और अलग बनाते हैं। इसी के साथ साथ मैं ये कह सकता हूँ कि पर्सनैलिटी सिर्फ ये नहीं कह सकते कि यार बाहर से देखकर हम कह रहे हैं कि यार क्या बॉडी है, डोले शोले, हाइट शाइट है तो अच्छी पर्सनैलिटी, ऐसा नहीं है। पर्सनैलिटी को अलग अलग वे में डिफाइन करना रहता है। पर्सनैलिटी को किसी एक डायमेंशन से हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते। मैं ये कह सकता हूँ कि पर्सनैलिटी वो होती है कि जिसमें आप लोग किसी भी पर्सन की इनर और आउटर कैपेसिटीज को चेकआउट करते हो कि वो बाहर से तो जैसा है वैसे ही वो अंदर से भी दिल का साफ है। मतलब ये कि बाहर से तो वो एकदम दमदार है लेकिन अंदर से फट्टू निकल गया, ऐसी वाली चीजें नहीं आनी चाहिए। तो मेरे ख्याल से पर्सनैलिटी के बारे में थोड़ा बहुत समझ में आया। तो इट इज द मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक इंटीग्रेशन ऑफ एन इंडिविजुअल स्ट्रक्चर, मोड ऑफ इंटरेस्ट, एटीट्यूड, बिहेवियर, कैपेसिटी एंड द एबिलिटी और एंड एप्टीट्यूड। जैसे आप लोग को थोड़ी देर पहले बताया कि पर्सनैलिटी को किसी भी एक स्पेसिफिक डेफिनेशन से डिफाइन नहीं कर सकते। और पर्सनैलिटी होती क्या है कि ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज फिजिकल, मेंटल, सोशल, इंटेलेक्चुअल, इमोशनल आर इंक्लूडेड इन द पर्सनैलिटी व्हिच मेक हिम extraordinary and are expressed from time to time in the daily life। या फिर हम कह सकते हैं कि it can be says that the personality is the sum of inner and the outer capacities of an individual। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक ये समझ में आया। तो जैसे हम लोग ना इंडिया में क्या होता है ज्यादातर पर्सनैलिटी को ना मतलब फिजिकल बिहेवियर से ही समझ पाते कि यार क्या दिख रहा है तो बढ़िया अच्छा होगा, वाह क्या लड़का है, वेरी हैंडसम बॉय, इससे तो बहुत मजा आएगा। वो काला इंसान है तो मतलब कि अच्छा नहीं होगा, काले दे लिबास दी शकीन कुड़ी। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ पर्सनैलिटी को सिर्फ फिजिकल बिहेवियर या फिजिकल डायमेंशन को देखकर ही डिफाइन नहीं किया जा सकता। अलग अलग डायमेंशन होते हैं पर्सनैलिटी के जिसके थ्रू आप लोग पर्सनैलिटी को समझ सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि आखिर कौन कौन से डिफरेंट डायमेंशंस है जिसके थ्रू आप ये कह सकते हो कि ये एक बेस्ट पर्सनैलिटी है। तो याद रखिएगा पर्सनैलिटी के लगभग 4 डायमेंशन होते हैं। जैसे हम जानते हैं कि फिजिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा नहीं होगा, याद रखिएगा। इसके अलावा मेंटल, सोशल, इमोशनल डायमेंशंस को भी काउंट किया जाता है। अगर हम बात करें सबसे पहले डायमेंशन की जिसका नाम है फिजिकल डायमेंशन। इनिशियल में क्या होता है ना कि आप लोग तो किसी के लुक्स को देखकर ही फिदा हो जाते हो, फिर बाद में आप लोग जब उसके साथ रिलेशनशिप में आते हो तो फिर जिंदगी के वो लम्हे याद आते हैं जब आप अकेले रहा करते थे क्योंकि टॉक्सिसिटी लेवल बढ़ जाता है। क्योंकि बाहर से देखकर तो आपको लगा कि यार बढ़िया है, जब उसके साथ रहे तब जाके उसका इनर बिहेवियर पता चला ना। तो याद रखिएगा फिजिकल बिहेवियर के तौर पे या फिजिकल डायमेंशन के तौर पे हम लोग किसी भी पर्सन की पर्सनैलिटी को जज करते हैं सबसे पहली बार। और मैं कह सकता हूं कि ये फाउंडेशन होती है पर्सनैलिटी का कि किसी की फिजिक को देखकर हम लोग डिफाइन कर रहे हैं कि कैसा है, अच्छा है, गोरा है, काला है, क्या है, फलाना ढिमका। और मैं कह सकता हूं कि फिजिकल डायमेंशन को हम ऐसे कह सकते हैं मोटे मोटे तौर पे कि इट इज द फर्स्ट एंड द लास्ट इंप्रेशन। बट याद रखिएगा इसके थ्रू हम लोग किसी भी पर्सन की पर्सनैलिटी को प्रॉपर वे में डिफाइन नहीं कर सकते क्योंकि ऊपरी तौर पे ही आप समझ सकते हो फिजिकल डायमेंशन से। अब अगली बात करते हैं वो है मेंटल डायमेंशन। क्या है ना कि हमेशा फिजिकल डायमेंशन अच्छा नहीं होता है। सबसे इंपॉर्टेंट डायमेंशन की अगर बात करी जाए ना कि किसके थ्रू हम लोग किसी भी पर्सनालिटी को समझ सकते हैं तो याद रखिएगा वो है मेंटल डायमेंशन। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, या मैं कह सकता हूं इट इज द रियल आइडेंटिफिकेशन ऑफ द पर्सनालिटी। तो याद रखना दुनिया में जितने भी बड़े फ्रीडम फाइटर्स आए हैं, साइंटिस्ट आए हैं, जो भी ऐसे पर्सन आए जिन्होंने जिंदगी में कुछ बहुत बड़ा किया है, जरूरी नहीं है कि वो लुक्स में काफी अच्छे थे, हाइटेड थे, गोरे थे। काफी सारे ऐसे बेस्ट एग्जांपल्स अगर आप चाहो तो देख सकते हो, लाइक एपीजे अब्दुल कलाम, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो गए। ऐसे ढेर सारे फ्रीडम फाइटर्स हो सकते हैं, साइंटिस्ट हो सकते हैं। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि आप लोग के कौन से फेवरेट साइंटिस्ट है और उनकी पर्सनालिटी में आपको दम लगता है। भले ही वो फिजिकल फीचर्स उनके उतने अच्छे नहीं हो बट मेंटल एबिलिटी से उन्होंने पूरी दुनिया को बदल दी है। मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। इसके अलावा अगर मैं कहूं तो याद रखिएगा मेंटल डायमेंशन के थ्रू हम लोग उनकी इंटेलेक्चुअल स्ट्रेंथ को पता कर सकते हैं कि उसके अंदर मेंटली वो कितना ज्यादा स्ट्रांग है। मतलब मान लो क्रिकेट का मैच चल रहा है, पूरी टीम हार रही है बट जो कैप्टन है वो एक ऐसा लीडर है जिसकी मेंटल एबिलिटीज काफी शार्प है कि वो बुरी से बुरी सिचुएशन में भी अपनी टीम को जिता सके। तो वो क्वालिटी अगर किसी के अंदर होगी तो मैं मानूंगा कि वो वन ऑफ द बेस्ट पर्सनालिटी कहलाएगी। तो काफी सारे ऐसे आप लोग को स्पोर्ट्स पर्सन देखने को मिल जाएंगे जो बुरे से बुरे मैच को भी जिता देते हैं। याद रखिएगा दुनिया में जितनी भी ग्रेट पर्सनालिटीज हुई है उन सब लोगों के पास मेंटल डायमेंशंस था, बिकॉज इसके थ्रू उनकी मेंटल और इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज ही काम आती है। अगला होता है सोशल डायमेंशन। सोशल डायमेंशन आप लोग को ना मेनली देखने को मिलेंगे नेता लोगों के अंदर या इन्फ्लुएंसर्स के अंदर, यूट्यूबर्स के अंदर। आज आप लोग मेरे साथ पढ़ रहे हो सकता है काफी सारे लोग मेरे साथ पढ़ रहे हो, नीचे आप लोग को व्यूज देखने को मिल रहे होंगे। इसका मतलब क्या अगर ये बंदे आए हैं मुझे देखने, मतलब कि कहीं ना कहीं मेरे साथ इंटरेक्ट कर पा रहे हैं, तो हो सकता है आप लोग की निगाहों में कहीं ना कहीं मेरे लिए दिल में एक आप लोग के दिल में मेरे लिए थोड़ी बहुत इज्जत तो होगी कि नहीं यार इस इंसान ने फिजिकल एजुकेशन पढ़ा दिया, स्कूल में भले ही कचरा पढ़ाया जा रहा था लेकिन यहाँ पढ़कर बड़ा धन्य हुए। तो मैं कह सकता हूँ कि जितने भी ऐसे पर्सन होते हैं जिनके अंदर सोशल क्वालिटीज या सोशल डायमेंशंस होते हैं उन पर्सन के अंदर आप लोग को ना इन्फ्लुएंसिंग पावर देखने को मिलेगी। लोगों को वो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। किस तरीके से?
एक अच्छे बिहेवियर की वजह से, एक अच्छे मैनर की वजह से, वर्क एथिकल की वजह से, वो मैं बात अलग है कि मैं वीडियो रेगुलर नहीं डालता हूँ। इसके अलावा काइंडनेस की वजह से, सिंपैथी की वजह से, ग्रेटफुल की वजह से, हेल्पफुल की वजह से, नेचर अच्छे होने की वजह से, गुड एटीट्यूड होने की वजह से, मोरालिटीज की वजह से, और इन सब के अलावा ढेर सारी क्वालिटीज आप लोग ऑब्जर्व करते होंगे जिसके थ्रू कहीं ना कहीं हम सभी के सभी आप लोग को इन्फ्लुएंस कर पा रहे हैं। मैं तो एक छोटा यूट्यूबर है, मेरे अलावा अगर आप बात करें एजुकेशन फील्ड में तो अलग पांडे सर हो गए, काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस करे, रिवॉल्यूशंस लेकर आए उन्होंने काफी ज्यादा। अमन दत्तरवाल को आप देख सकते हो, हमारे आशु सर साइंस एंड फन वाले। तो ऐसे ढेर सारी पर्सनैलिटी आप लोग को देखने को मिल जाएगी जिनके अंदर सोशल डायमेंशन वन ऑफ द बेस्ट है। याद रखना ये नेक्स्ट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डायमेंशन होता है पर्सनैलिटी का। अगला होता है इमोशनल डायमेंशन। इमोशनल डायमेंशन के थ्रू भी आप लोग ना किसी भी पर्सन की पर्सनैलिटी को समझ सकते हो। कैसे? मान लो सिचुएशन इतनी बुरी आ गई जिंदगी में कि आप रोने लग गए, गुस्सा करने लग गए, अगर आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करके ओवरकम करोगे और अपने गोल की तरफ आगे बढ़ रहे हो, अपनी टीम को आगे लेकर जा रहे हो, तो डेफिनेटली माना जाएगा कि ये पर्सन ऐसा है कि जो कभी टूटता नहीं है, भले ही कितनी भी बुरी सिचुएशन क्यों ना आ जाए। कह सकता हूँ विराट कोहली का एक फेज आया था 2019 से आई थिंक 2022 के आसपास, जहां पे वो अच्छे से बैटिंग नहीं कर पा रहे थे, लोग उनको क्रिटिसाइज करने लग गए थे कि इनको टीम से हटा दो, कर दो। लेकिन आप आज के टाइम पे जानते हो कि उन्होंने इतना तगड़ा कमबैक करे हैं, अब कोई ये बोल भी नहीं सकता है कि उनको हटा दिया जाए। उल्टा यही बोला जाता है कि यार इस मैच में भी 100 रन चाहिए हमें। तो याद रखिएगा ये भी काफी इंपॉर्टेंट डायमेंशन होता है जिसके थ्रू आप लोग पर्सनैलिटी को समझ सकते हो। और याद रखना उन पर्सनैलिटी के अंदर अपने बिहेवियर को, अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की पावर होती है। नेक्स्ट होता है पर्सनालिटी के टाइप्स। इसमें याद रखना विलियम हर्बर्ट शेल्डन वाली जो मेथड है इसको डिलीट कर दिया गया अगर आप इसको पढ़ने वाले हो, कि फिजिकल बिहेवियर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग कैसे पर्सनालिटी को डिफाइन कर सकते हो कि कोई मोटा है, दुबला है, फिट है, इस तरीके से। लेकिन अब आप लोग को जो पढ़ना है वो ये दो है, जंग्स क्लासिफिकेशन और एक है बिग 5 थ्योरी। जंग्स क्लासिफिकेशन ना मेंटल बेसिस के तौर पर आप लोग समझ सकते हो कि इसकी मेंटल एबिलिटी को देखकर आप समझ रहे हो कि यार ये तो अकेला रहना पसंद करता है, अरे ये तो एकदम आवारा है यार ये तो कभी कभी सबके साथ घूमता फिरता है और अकेला भी रहता है। तो इस टाइप से आप लोग इसके अंदर देखने वाले हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहला होता है जंग्स क्लासिफिकेशन। जंग्स क्लासिफिकेशन के अंदर हम लोग, अभी मैंने समझाया ना, मेंटल एबिलिटी के तौर पे हम लोग समझते हैं कि वो पर्सनालिटी कैसी है। तो उसको हम लोग 3 तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। एक होता है इंट्रोवर्ट, दूसरे होते हैं एक्सट्रोवर्ट्स और तीसरे होते हैं एम्बीवर्ट्स। मतलब कि ये पर्सनालिटीज है। इंट्रोवर्ट ऐसे लोग होते हैं जो अकेला रहना पसंद करते हैं, ज़्यादा लोगों के साथ बातचीत नहीं करेंगे, इनके जो फ्रेंड सर्कल भी होंगे ना बहुत ज़्यादा छोटे होंगे, ये ज़्यादा बातें करने से बेहतर ना सुनना पसंद करते हैं, हर किसी के साथ घुल मिल नहीं पाते, सोशल नहीं होते ज़्यादातर। लेकिन याद रखना ये अकेला रहने के साथ साथ ना काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिव माइंडसेट के भी होते हैं। काफ़ी सारे लोग इनको ना गलत वे में बोलने लग जाते हैं कि अरे यार ये तो घमंडी है, आता नहीं है, करता नहीं है। ऐसा नहीं है भाई, अब ये नेचर है, ये उनकी पर्सनैलिटी, तो क्या कर सकते हैं, बचपन से है तो है। और ऐसे ना इंट्रोवर्ट पर्सन के लोग हैं ना कभी भी ना नहीं बोल पाते यार, ये चीज़ें सिचुएशन देखनी पड़ती है। इंट्रोवर्ट हो यार तुम तो जिंदगी में याद रखो, थोड़ा बहुत ना बोलना भी सीखे वरना आपका मिसयूज हो जाएगा। तो वही चीज़ मैंने आप लोग को समझाया। इंट्रोवर्ट एक ऐसे टाइप के पर्सन होते हैं मेनली जो अकेला अकेला रहना पसंद करते हैं, काफ़ी क्रिएटिव माइंडसेट के भी होते हैं ये लोग। अगली बात करिए एक्सट्रोवर्ट, तो इसके एकदम अपोजिट है। ऐसी टाइप की पर्सनालिटी जो एकदम सबके साथ सोशल है, सबके साथ घुलना मिलना करना, इनका बहुत बड़ा फ्रेंड सर्कल होता है, सब पूरा शहर इनको जानता है। मैं कह सकता हूँ मोटे मोटे तौर पे कि ये सेंटर ऑफ अटेंशन होते हैं इनके ग्रुप्स के। ऐसे टाइप के जो पर्सन होते हैं इनको एक्सट्रोवर्ट कहते हैं, जो कोई भी एक अनजान जगह में जाए वहां पे भी आपको भाईचारा दिखा देंगे पूरा का पूरा। अगले होते हैं एम्बीवर्ट। एम्बीवर्ट ना ब्लेंड होते हैं इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट के, मतलब कभी कभी अकेला रहना भी पसंद करते हैं और कभी कभी ये सबके साथ घुल मिलकर रहना भी पसंद करते हैं। मैं कह सकता हूं कि वन ऑफ द बेस्ट सेंस ऑफ ह्यूमर इन्हीं लोग का होता है, क्योंकि कब किस वक्त में क्या बोलना है वो ये सबसे ज्यादा बेहतर जानते हैं। तो अगर हम लोग इसको और अच्छे से समझने की कोशिश करें तो आप इस स्पेसिफिक एक टेबल से समझ सकते हो कि एक्सट्रोवर्ट एक ऐसे टाइप के लोग होते हैं जो सोशल होते हैं, सेंटर ऑफ अटेंशन रहते हैं ग्रुप के, बहुत बड़ा ग्रुप सर्कल होता है इनका, सबके भाईचारे में निभाने की कोशिश करते हैं। इंट्रोवर्ट मतलब गुड लिसनर होते हैं, सोलो वर्क करना पसंद करते हैं, बहुत कम दोस्त इनके होते हैं। इन दोनों का ब्लेंड आपको देखने को मिलेगा एम्बीवर्ट, जो कि लिसनर भी होते हैं और साथ ही साथ बोलना भी पसंद करते हैं, और गुड सेंस ऑफ ट्रस्ट और ह्यूमर होता है इनके अंदर, और साथ ही साथ यार ये सोशल भी रहते हैं और अकेला रहना भी पसंद करते हैं। तो ये हो गया हमारा क्या, जंग्स क्लासिफिकेशन। अब बात करते हैं बिग 5 थ्योरी की। तो बिग 5 थ्योरी के अंदर आप लोग को 5 ऐसी पर्सनालिटीज देखने को मिले जिसको हम लोग को समझने की कोशिश करना। तो आप लोग इसको याद करना, देखो एक्चुअल में 5 टर्म है इसके अंदर, तो आप इसको ओशियन वर्ड के थ्रू याद कर सकते हो। तो ओ से होता है ओपननेस, सी से होता है कंसाइंशियसनेस, ई से होता है एक्सट्रोवर्जन, ए से होता है एग्रीएबलनेस और एन से होता है न्यूरोटिसिज्म। देखो ओपननेस जो ऐसे टाइप के लोग हैं ना जो बड़े क्रिएटिव है, शिजुका टाइप के लोग, एकदम क्रिएटिव टाइप के, पेंटिंग बना रहे हैं। जिसे मैं सबसे ज्यादा पसंद करती हूँ वो है तुम, डोरेमोन। क्या गद्दारी करते
वॉयलेंस सीखने जा रहे हैं, इस टाइप के पर्सन जो आपको देखने को मिलेंगे वो ओपननेस के अंदर आएंगे। कंसाइंशियसनेस मतलब कि डेकी सूकी वाले पैटर्न के बंदे, एकदम पढ़ाई ओरिएंटेड। आई एम सॉरी नोबिता, पर मैंने अभी तक अपने नोट्स नहीं बनाए हैं। गोल ओरिएंटेड, जिंदगी में कुछ बेहतर करना है, एक अच्छी पर्सनालिटी बनना है, इस टाइप के लोग आपको देखने को मिलेंगे कंसाइंशियसनेस के अंदर। अगले होते हैं एक्स्ट्रोवर्जन, मतलब जियान टाइप के, तेरा भाई सब कर लेगा वाले नेचर के। इसके बाद होते हैं एग्रीएबलनेस, मतलब कि क्या मसाओ हो गया या फिर नोबिता हो गया, जिसको हमेशा फंसा दिया जाता है और बोल दिया जाता है कि ये काम करो वो काम करो, और बेचारे हाँ भी बोल देते हैं। ऐसे टाइप के लोग एग्रीएबलनेस के अंदर आते हैं। और लास्ट होते हैं न्यूरोटिसिज्म, मतलब ये नोबिता का एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कि मेरे साथ डोरेमोन ऐसा क्या हो रहा है, वो हमेशा रोता ही रहता है, उसकी जिंदगी में हमेशा उल्टा सीधा ही होता रहता है, और डिप्रेस टाइप का बंदा जो रहता है वो न्यूरोटिसिज्म के अंदर आएंगे। तो ये है आप लोग के बिग 5 थ्योरी के अंदर टॉपिक, इन्हीं को आपको एक्सप्लेन करना है और कुछ भी नहीं है, ये वही देख लो। ओपननेस मतलब ऐसे टाइप के पीपल जो हमेशा नई चीजें सीखना पसंद करने की कोशिश करते हैं, नए कॉन्सेप्ट को, नए एक्सपीरियंस को जानने की कोशिश करते हैं, इमेजिनेटिव टाइप के नेचर के होते हैं, और काफी ज्यादा इंटरेस्टिव टाइप के लोग होते हैं हर फील्ड में। इसके अलावा न्यूरोटिसिज्म की बात करी जाए तो एक ऐसे टाइप के पर्सन जो हमेशा रोतलू टाइप के हैं, इमोशनल इनस्टेबिलिटी है, रोने लग जाते हैं, उनको लगता है कि जिंदगी में हमेशा नेगेटिव ही हो रहा है, मूडी टाइप के पर्सन, कभी अच्छा लग रहा है तो कभी एकदम मेरे से तो कुछ नहीं हो पाएगा, ऐसे टाइप के नेचर न्यूरोटिसिज्म के अंदर आएंगे। अगला होता है एक्सट्रोवर्जन, जो कि काफी ज्यादा सोशल होते हैं, बहुत ज्यादा बतूने होते हैं, इनके अंदर जो इमोशंस होते हैं बहुत ही ज्यादा हाई रहते हैं एक्सप्रेस करने के लिए। और याद रखिएगा इंट्रोवर्ट के एकदम अपोजिट टाइप के नेचर के लोग होते हैं। अगला होता है कंसाइंशियसनेस। कंसाइंशियसनेस का मतलब मैंने आप लोग को अभी बताया, एकदम ही गोल ओरिएंटेड, वेल ऑर्गेनाइज टाइप के बंदे रहने वाले कि मेरे को इससे बते इतने बजे से इतने बजे तक ये करना, मतलब समझ रहे हो ना, अपना प्रॉपर प्लानिंग बना के चलने वाले। और एग्रीएबलनेस मतलब कि वही हर चीज में हाँ मान लेना, सबकी हाँ पे हाँ मिला के अपना बुरा कर लेना। समझ में आया कि नहीं? तो ऐसे टाइप के एग्रीएबलनेस के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। अगला टॉपिक होता है मोटिवेशन। आइए जानते हैं कि मोटिवेशन क्या भला है। कल 9:30 बजे यहाँ पे पहुंच जाना अगर जिंदगी में सच में कुछ बड़ा करना चाहता है। तो अगर मैं मोटिवेशन की बात करूं तो मोटिवेशन वर्ड निकल के आता है मोटिव से। एक्चुअल में मोटिव का मतलब होता है नीड, डिजायर या किसी भी चीज की चाह। तो मैं कह सकता हूं कि मोटिवेशन एक ऐसे टाइप की प्रोसेस है जहां पे आप लोग किसी भी पर्सन को स्टिमुलेट कर सकते हो कि यार तू कर सकता है, तू पढ़ सकता है, तू अच्छे नंबर ला सकता है, तेरे अंदर वो जज्बा है जिससे कि वो स्टिमुलेट हो सके और अपने गोल की तरफ ओरिएंट हो सके। नहीं यार सब बोल रहे हैं लेकिन मैं सबको तो एकदम प्रूफ करके दिखा दूंगा। अब अगर बात कर जाए मोटिवेशन कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं भाई। जैसे कि एक होता है इंट्रिंसिक मोटिवेशन, दूसरा होता है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। इंट्रिंसिक मोटिवेशन आप लोग को देखने को मिलेगा मिल्खा सिंह मूवी में, जब वो हार जाते हैं पहले किसी लड़की के चक्कर में, फिर वो अपनी होटल में जाते हैं, अपने आप को आईने में देखते हैं और थप्पड़ ही थप्पड़ मारते, फिर रियलाइज होता है उनको नहीं यार ये सब चीजें नहीं करना है, सेल्फ मोटिवेट रहना है, दुनिया को दिखाना है। तो इंट्रिंसिक मोटिवेशन होता है ऐसे टाइप का मोटिवेशन जो कि खुद से दिल से आ रहा है कि यार नहीं मुझे तो कुछ ना कुछ करके दिखाना है, भले ही दुनिया कितना भी कुछ कर ले लेकिन मैं अपने आप को जानता हूं कि मैं ये कर सकता हूं, मतलब सेल्फ मोटिवेट करके रखना, वो कहलाता है इंट्रिंसिक मोटिवेशन। अगला होता है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। जैसे कि हम सभी लोग आप लोगों के लिए स्ट्रेटेजी वीडियोस बनाते हैं कि नहीं यार तुम लोग कर सकते हो, अभी तुम्हारे लिए पास टाइम है, मतलब आप लोग को अगर कोई थर्ड पर्सन आके या सेकंड पर्सन आके आपको मोटिवेट कर रहा है, दूसरों से इन्फ्लुएंस होकर मोटिवेट हो रहे हो, वो कहलाएगा एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। लेकिन अगर मैं बात करूं इन दोनों में से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्या होता है भाई, देखो ये थोड़ी देर के लिए ही रहता है, ठीक है, लेकिन ये वाला जो मोटिवेशन है ना ये हमेशा एकदम स्ट्रॉन्ग रहता है। अब नेक्स्ट बात करें कि कैसे हम लोग यार मोटिवेट कर सकते हैं, कौन कौन सी टेक्निक है। तो देखो यार आपको ये गोल सेट कर लो कि यार मेरे एग्जाम आने वाले हैं, मैं अपने आप को मोटिवेट रखूंगा सो दैट मैं एग्जाम को अच्छे से अचीव कर सकूं। आप लोग देखते होंगे स्पोर्ट्स की फील्ड में स्पेक्टेटर्स जो होते हैं ना वो भी मोटिवेट करते रहते, चिल्लाते रहते, नाम चीयर अप करते रहते, सो दैट जो प्लेयर है वो अच्छा परफॉर्म करता है इसकी वजह से। वही वर्बल कमेंट्स के थ्रू आप लोग अपने आप को मोटिवेट कर सकते हो। कैश प्राइज आपके दिमाग में है कि यार भैया इतने 1000 रुपए जीत जाएंगे तो उसका एक मोटिवेशन मिल रहा है, सर्टिफिकेट का मोटिवेशन, ट्रॉफी जीतने के लिए आप अपने आप को मोटिवेट कर सकते हो। मोटिवेशनल स्पीच को देखकर आप अपने आप को मोटिवेट कर सकते हो, मोटिवेशनल म्यूजिक सुन सकते हो। एक पॉजिटिव एटीट्यूड अगर आप रखोगे तो डेफिनेटली आप हमेशा मोटिवेटेड रहोगे। साथ ही साथ अगर आप अपने आप से सेल्फ टॉक करोगे तो आप मोटिवेट हो सकते हो। इन सब के अलावा अगला जो टॉपिक है आप लोग का वो है एक्सरसाइज एडिशंस। ये नया टॉपिक है, इसको समझते हैं, बहुत इजी सा टॉपिक है, कोई बहुत टफ नहीं है। याद रखना ये वर्ड है ना समझ में नहीं आता और एग्जाम में दिमाग से कुछ नहीं लिख पाते। सो आखिर ये एक्सरसाइज एडिशंस होता गया। तो याद रखना एक्सरसाइज एडिशंस का मतलब बेसिकली ये होता है कि अगर आप किसी भी स्पेसिफिक एक्सरसाइज को कर रहे हो तो उसको कितने लॉन्ग टर्म तक के आप लोग मेंटेन करके रख रहे हो और रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज में आप इन्वॉल्व रह रहे हो, वो कहलाता है एक्सरसाइज एडिशंस। आप इसको रीड भी कर सकते हो। इट इज द एबिलिटी टू मेंटेन एनी एक्सरसाइज प्रोग्राम फॉर एक्सटेंडेड टाइम। अब ये किस चीज के लिए बेनिफिशियल है? कई लोग रहते हैं ना जिम जाते हैं 2 दिन जाएंगे और इसके बाद छोड़ देंगे, लेकिन ये जो एक्सरसाइज एडिशंस है ये ना उनके डिजायर
गोल को अचीव करवाने के लिए बेनिफिशियल है। आप लोग लॉन्ग टर्म तक फिजिकल एक्टिविटीज करोगे तो डेफिनेटली उसके रिजल्ट्स आप लोग को दिखेंगे, 2 दिन में थोड़ी ना दिखते दोस्त। तो मैं कह सकता हूं कि इसके थ्रू एक प्रॉपर हैबिट फॉर्म हो जाती है जिसके थ्रू आप रेगुलर एक्सरसाइज कर पाते हो। और साथ ही साथ याद रखना कि रिसर्च के तौर पे ये पता चला है कि अगर आप एक्सरसाइज एडिशंस को रेगुलरली परफॉर्म कर रहे हो, मतलब अगर आप लोग मेंटेन करके रख रहे हो फिजिकल एक्टिविटीज को लॉन्ग टर्म तक के, तो आप लोग को बहुत सारे बेनिफिट्स दिखेंगे। आपका जो गोल है वो रियलिस्टिक भी हो सकता है। आप सोच रहे हो कि एक फिजिक बनाना है आपको, आप 3 महीने जिम गए उसके बाद छोड़ दिए, भाई लॉन्ग टर्म तक के जाते रहोगे तो डेफिनेटली आपका जो एक गोल है कि मुझे एक स्पेसिफिक पर्सन जैसी बॉडी चाहिए तो बन जाएगी। और साथ ही साथ याद रखना इसको मेंटेन करने के साथ साथ अपनी हेल्थ को भी आप लोग बेटर कर सकते हो। अब नेक्स्ट टॉपिक आप लोग का इसी के अंदर आता है कि क्या रीजन हो सकता है एक्सरसाइज करने के लिए। बहुत सारे हो सकते हैं। अगर आप अपनी बोन्स को स्ट्रांग रखना चाहते हो, हेल्दी माइंड रखना चाहते हो, पॉजिटिव थिंकिंग रखना चाहते हो तो एक्सरसाइज करने की कोशिश करो। अच्छा दिखना चाहते हो, मस्कुलर दिखना चाहते हो, मतलब दूसरों को इंप्रेस करना चाहते हो तो आप लोग को एक्सरसाइज करना चाहिए। हेल्दियर रहना चाहते हो, एजिंग को स्लो डाउन करना चाहते हो तो आप लोग एक्सरसाइज जरूर करें। साथ ही साथ सेल्फ कॉन्फिडेंस अगर आप बिल्डअप करना चाहते हो, देखो कई बार क्या होता है ना, अगर आप लोग क्लास के एकदम दुबले पतले टाइप के हो, आपको एकदम हमेशा मच्छर मक्खी पापड़ नाम से चिल्लाया जाता था पहले, लेकिन आप रेगुलर एक्सरसाइज करें, अपनी एक बेटर फिजिक बनाए, तो अब जो एक किस्म से आपको जो सेल्फ कॉन्फिडेंस का बूस्ट मिलेगा, अब बोलना पापड़, ऐसा पापड़ पड़ेगा ना कि मुंह टूट जाएगा, ऐसी वाली सिचुएशन आप लोग की निकल के आएगी। इसके साथ साथ मूड एलिवेट आप लोग का होगा, काफ़ी अच्छा आप लोग को लगता है। जब भी आप एक्सरसाइज करते हो ना, या आप खेल कूद के आते हो, तो आप एक चीज़ एग्री करोगे ना, स्पोर्ट्स खेलने के आने के बाद, एक्सरसाइज करने के आने के बाद काफ़ी माइंड फ्रेश हो जाता है, बेटर स्लीप आप लोग की हो जाएगी और साथ ही साथ आप लोग एनर्जेटिक रहोगे हमेशा। इसके अलावा आपका जो स्ट्रेस है वो भी रिड्यूस हो जाएगा, सेल्फ डिसिप्लिन आप लोग की बॉडी के अंदर बढ़ेगा और आप लोग पैसे भी बचा सकते हो। पैसे कैसे बचा सकते हो भाई? बीमारियों से पैसे बचा सकते हो, वरना हमारे इंडिया में तो उल्टा होता है, पहले बीमार होते हैं उसके बाद एक्सरसाइज करने जाते हैं। अगला होता है कि क्या बेनिफिट होते हैं एक्सरसाइज करने के। मेरे को नहीं लगता कि ये सब बताने की भी जरूरत है, मुझे कमेंट बॉक्स में तुम लोग 5 बताओ क्या क्या हो सकते हैं। आपका मूड अच्छा रहेगा, डिप्रेशन से दूर हो जाओगे, मेंटल अलर्टनेस आप लोग के अंदर आ जाएगा, आप लोग का बॉडी शेप अच्छा हो जाएगा, आप लोग की मेमोरी शार्प हो जाएगी, पॉजिटिव सेल्फ एस्टीम हो जाएगा, ओवरवेलमिंग आप लोग देखने को मिलेंगे, स्लीप आप लोग का यहाँ पे काफी इंप्रूव होगा, गुड पोस्चर, बोन डेंसिटी आप लोग की स्ट्रांग होगी, एक बेटर फिजिक देखने को मिलेंगे। और साथ ही साथ जब आप एक्सरसाइज करने जिम जाओगे या स्पोर्ट्स खेलने जाओगे तो वहाँ काफी ज्यादा सोशल आप लोग को होने का मौका मिलेगा, जिससे कि आप लोग का माइंड काफी ज्यादा बेटर हो सके। तो ये सब चीजों को आप लोग अच्छे से मेरे नोट्स के थ्रू भी पढ़ सकते हो। नोट्स आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, फटाफट जाएं, इसको डाउनलोड करें और अपनी बेस्ट प्रिपरेशन स्टार्ट करें। इसके बाद जो टॉपिक आता है कि कौन सी स्ट्रेटेजी को आप लोग को फॉलो अप करना चाहिए जिसके थ्रू एडिशंस जो है ये एनहांस हो सके। तो एक्चुअल में होता क्या मैं आप लोग को बताता हूँ। सबसे पहली चीज तो हमको ये समझने की जरूरत है कि हम लोग जो स्ट्रेटेजी फॉलो अप कर रहे हैं वो सही तरीके से फॉलो क्यों नहीं हो पा रही है। उसके पीछे का रीजन ये है कि जो स्टार्टिंग में जो बच्चे जाते हैं या कोई भी जो बंदा ज्वाइन करता है जिम वगैरह, तो 50% ऐसे लोग होते हैं स्टार्ट तो कर देते हैं, उसके बाद है ना फिर छोड़ देते हैं। अब आप बोलो कैसे आप लोग को गुड रिजल्ट्स दिखेंगे, कैसे आप अपने आप को हेल्दी मेंटेन करके रख पाओगे। तो आप लोगों ने आप लोग के अंदर एक मोटिवेशन होना चाहिए जिसके थ्रू आप लोग रेगुलर जा सको। तो अगर आप लोग ऐसे 6 महीने 4 महीने 2 महीने जाओगे तो आप लोग को कभी अच्छे रिजल्ट देखने को नहीं मिलेंगे। तो इसलिए आप लोग का सेल्फ परसेप्शन होना चाहिए। तो याद रखना सेल्फ परसेप्शन जो है ये काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि कैसे आप लोग एक्सरसाइज को डेली स्टार्ट कर सको, लॉन्ग टर्म तक के इसको प्रोग्राम को सस्टेन करके रख सको। कभी कभी क्या होता है ना, हम लोग बोर भी हो जाते हैं कि एक्सरसाइज को परफॉर्म कर करके। तो आप लोग क्या कर सकते हो, अगर आप लोग को रेगुलर एक्सरसाइज को परफॉर्म करते रहना तो आप लोग ना अलग अलग प्लान्स करते रहो। हो सकता है कि यार 2 वीक तक के आपने ये वाला प्रोग्राम फॉलो अप करें, नेक्स्ट टाइम आप अपने जो भी प्रोफेशनल एथलीट हो गए या फिर जो ट्रेनर्स हो गए उनसे बोल सकते हो कि हमको प्रोग्राम को कस्टमाइज कर दो कि चेस्ट में ये वाली एक्सरसाइज की जगह वो अलग नया फॉर्म की एक्सरसाइज दे देंगे, लेग्स की एक्सरसाइज में वो चेंजेस कर देंगे, सर्किट ट्रेनिंग वगैरह को ऐड ऑन कर देंगे, जो आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रहेगा। आप लोग को कहीं ना कहीं इंटरेस्ट हमेशा मिलता रहेगा और आप लोग को मजा भी आएगा जिम जाने में। साथ ही साथ अगर आप लोग को रेगुलर एक्सरसाइज करना है तो फ्यूचर की होप्स होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है कि नहीं यार मैं आगे जाके एक अच्छा पर्सनैलिटी, अच्छा बॉडी शेप लेकर आऊंगा। और साथ में आपके दिमाग में ये भी होना चाहिए कि यार ऐसा ना हो कि बुढ़ापे के टाइम पे एकदम मैं कमजोर कड़ी की तरफ पड़ा हुआ हूँ। अगर मैं अभी जवानी में अच्छी एक्सरसाइज करूंगा तो मेरा बुढ़ापा तगड़ा रहेगा। तो ये सभी चीजें दोस्तों आई होप आप लोग को समझ में आएंगे। ऐसे करके आप लोग यार रेगुलर एक्सरसाइज जाने का आप बोलोगे भैया ये सब से ना आप रेगुलर एक्सरसाइज नहीं जा सकते हो। जिम में 2-3 अच्छी लड़कियां आए तो डेफिनेटली लड़के रोज जाए। ये वाली स्ट्रैटेजी को लिखना चाहिए था बट मत लिख कर आना एग्जाम में। तो नेक्स्ट टॉपिक होता है आप लोग का एग्रेशन क्या चीज है। तो एग्रेशन की अगर हम बात करें तो एग्रेशन एक ऐसे टाइप का बिहेवियर है जहां पे आप लोग ना एकदम ज्यादा गुस्से वाले हो जाते हो, एग्रेसिव हो जाते हो, फिजिकल आप लोग किसी को हार्म करने की कोशिश कर सकते हो, साइकोलॉजिकली भी आप किसी को हार्म करने की कोशिश कर सकते हो। ऐसे टाइप के बिहेवियर को कहते हैं एग्रेशन। और स्पोर्ट्स की फील्ड में एग्रेशन देखना तो मामूली बात है यार। आप देखते होंगे विराट कोहली इतने एग्रेसिव रहते हैं हमेशा कि मैं बता नहीं सकता हूँ। कई बार जो एग्रेशन है वो अच्छा भी रहता है, कई बार जो एग्रेशन
एग्रेशन है वो नेगेटिव टर्म में भी हो जाता है, अपने लिए बुरा हो जाता है। तो दोनों टाइप से एग्रेशन यहाँ पे होते हैं। आइए समझते हैं एग्रेशन कितने टाइप के होते हैं। तो सबसे पहला होता है हॉस्टाइल एग्रेशन। तो हॉस्टाइल एग्रेशन का मतलब ये होता है कि ऐसे टाइप का एग्रेशन जिसके थ्रू आप किसी को हार्म कर रहे हो। मान लो जैसे ये यहाँ पे भैया लोग खेल रहे हैं और एक दूसरे को मारना पीटना चालू कर दिया, भले खेल कुछ और रहे और एक दूसरे को मारने लग गए, हार्म करने लग गए गुस्से के चक्कर में। तो ऐसे टाइप के जो एग्रेशन होता है इसे कहा जाता है हॉस्टाइल एग्रेशन, जिसमें कि आप किसी को फिजिकली हार्म कर रहे हो, वर्बली नॉन वर्बली आप लोग किसी को उल्टा सीधा बोलकर भी हार्म कर रहे हो। ऐसे टाइप के बिहेवियर को कहते हैं हॉस्टाइल एग्रेशन। अगला होता है इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन। ये काफी अच्छा और एक पॉजिटिव एग्रेशन मैं मान सकता हूं कि यार आप खुद के लिए एग्रेसिव हो कि नहीं यार मुझे अपने गोल को अचीव करना, उसके लिए एग्रेशन अगर आप दिखा रहे हो, खुद के लिए जो एग्रेशन दिखा रहे हो वो कहलाएगा इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन। सो इट इज द एग्रेसिव बिहेवियर इंटेंडेड टू अचीव द स्पेसिफिक गोल। और ये हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है और इसके थ्रू ना हम लोग कुछ ना कुछ अचीव कर लेते हैं जो भी आप लोग का गोल रहता है। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिंदगी में कुछ बेहतर करना है तो आप लोग इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन होने की कोशिश करें, ना कि दूसरों पे आप लोग एग्रेसिव हो। लास्ट होता है असर्टिव एग्रेशन। ये काफी ज्यादा तगड़ा है। मान लो कोई एक बैट्समैन नया नया है और जो कीपर है, जो फील्डर्स है, वो उल्टा सीधा चिल्लाने लगे कि आउट हो जाएगा, कच्चा नींबू है, अब भी निपटने वाला है। और आपके दिमाग में आ रहा बैटिंग करते करते कि अच्छा कच्चा नींबू बोल रहा, अब इसको करके दिखाता और बैट घुमा भड़ से आउट। दूसरे के बोलने के चक्कर में आप एग्रेसिव हुए और खुद का बुरा करवा दिए, खुद का लॉस हो गया। तो ऐसे टाइप के एग्रेशन को कहते हैं असर्टिव एग्रेशन या असर्टिव बिहेवियर। तो यहां तक कि मेरे ख्याल से क्लियर हुआ सब लोग को। तो लास्ट आप लोग का जो टॉपिक है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लास्ट ईयर भी ये एड ऑन हुआ है कि साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं स्पोर्ट्स में। अगर आप लोग को स्पोर्ट्स की फील्ड में कुछ बेटर करना है तो कुछ ऐसे आप लोग को एट्रीब्यूट्स देखने को मिलते हैं स्पोर्ट्स में जो आप लोग को कहीं ना कहीं मोटिवेट करते हैं, आप लोग को सक्सेसफुल बनाते हैं, आप लोग का जो परफॉर्मेंस है फील्ड में और ज्यादा बेटर करते हैं। तो आखिर कौन से ऐसे फिजिकल एट्रीब्यूट है जिसके थ्रू आप लोग यार एथलीट की परफॉर्मेंस को सच में सक्सीड करवा सकते हो, बेटर करवा सकते हो? वो होती है सेल्फ एस्टीम, मेंटल इमेजिनरी, गोल सेटिंग और सेल्फ टॉक। एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला होता है सेल्फ एस्टीम। अब जो सेल्फ एस्टीम है इसको अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। लास्ट ईयर वर्ल्ड कप हो रहा था, इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा था। इंडिया उस मैच में हार गई थी बट सारे प्लेयर अच्छा नहीं परफॉर्म कर रहे थे। बट हार्दिक पांड्या इतना तगड़ा बैटिंग कर रहे थे, उनको अपने ऊपर सेल्फ एस्टीम था। सिचुएशन भले कितनी बुरी चल रही लेकिन मैं बेस्ट परफॉर्म करूंगा। उनने अपने आप को सेल्फ कॉन्फिडेंट करें और बेस्ट परफॉर्म दिए। भले ही उस मैच में इंडिया हार गई पाकिस्तान से, बट हार्दिक पांड्या का वो जो मैच प्ले था उस टाइम पे वो आज तक मुझे याद है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर वो सेल्फ एस्टीम की क्वालिटी दिखी थी। तो आखिर सेल्फ एस्टीम क्या होता है? तो इट इज डिफाइंड एज हाउ मच यू अप्रिशिएट एंड लाइक योरसेल्फ रिगार्डलेस ऑफ द सर्कमस्टेंसेस। है ना, दुनिया में क्या चल रहा है उससे मतलब नहीं, आप अपने आप को कितना बेहतर बना पा रहे हो उस वक्त पे वो मैटर करता है। और सेल्फ एस्टीम याद रखना कोई एक फैक्टर पे डिपेंड नहीं करता, ढेर सारे फैक्टर हो सकते हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस हो सकता है, फीलिंग ऑफ सिक्योरिटी, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, फीलिंग ऑफ कॉम्पिटेंसी, ये सब मैटर करता है। इसके अलावा याद रखना जो सेल्फ एस्टीम है ये डिसीजन मेकिंग के लिए भी बेनिफिशियल होता है, रिलेशनशिप को बेटर करने के लिए होता है, इमोशनल हेल्थ के लिए और सारी बाकी वेलबींग के लिए भी इंपॉर्टेंट है। और याद रखना ये लोगों को मोटिवेट भी करता है, पॉजिटिव व्यू दिखाता है और इंस्पायर करता है न्यू चैलेंजेस स्पोर्ट्स की फील्ड में देखने के लिए और उन पे उभर के बेटर परफॉर्म करने के लिए। अगला होता है मेंटल इमेजिनरी। मेंटल इमेजिनरी काफी इंपॉर्टेंट है। एक एथलीट के दिमाग में ये होना चाहिए, स्पेशली जो लीडर होते हैं ना स्पोर्ट्स में, उनके अंदर तो होना चाहिए कि टीम कितना भी बुरा सा बुरा खेल रही है लेकिन दिमाग में चल रहा है कि हम ऐसा ऐसा करके भी जीत सकते हैं, ऐसे ऐसे परफॉर्म करके भी हम लोग बेटर कर सकते हैं। आपने महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में देखे होंगे, वो हमेशा कोई भी बैट्समैन आया तो फील्डर को उधर लगा देंगे। उनके दिमाग पे ही बैठ गया कि वो इधर मारने वाला है, हो सकता है आउट हो जाए। और कई बार होता यही था कि वो आउट हो जाता था। क्यों? क्योंकि उनके अंदर वो मेंटल इमेजिनरीज थी। तो ये एथलीट को कहीं ना कहीं एक बेस्ट सेंस देता है जिसके थ्रू वो सक्सीड कर पाते हैं अपने स्पोर्ट्स की फील्ड में। अगला होता है सेल्फ टॉक। कई बार क्या होता है ना कि यार स्पोर्ट्स की फील्ड में आप लोग जोश जोश में दूसरों के बोलने पे आप अच्छा भड़ा भड़ मारने की कोशिश कर रहे हो, चौके छक्के मारने की कोशिश कर रहे हो और गलती से आप आउट होते होते बचते हो। जैसे कि आपने लगान मूवी में देखे होंगे, जो भुवन रहता आमिर खान, वो स्टार्टिंग में आते से 2-3 छक्के मारते, तीसरी बार में होता क्या है कि गलती से एक एज लगते लगते बचता। तो फिर वो अपने आप से सेल्फ टॉक करते हैं, नहीं नहीं भुवन इतने जोश में नहीं खेलना है, 3 गुना लगान देना पड़ेगा वरना आराम से खेलो, आराम से खेलो, एक बेटर तरीके से परफॉर्म करने की कोशिश करो जिससे कि लंबे टाइम तक खेल सके। तो सेल्फ टॉक जिंदगी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। खुद से बात ज़रूर करना चाहिए अगर आपको ऐसा लगता है कि ज़िंदगी में सब कुछ बुरा लग रहा है। जब भी आपको ऐसा लगता है ना कि ज़िंदगी डाउनफॉल में जा रही है, कुछ बेटर नहीं हो रहा है, अच्छे रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं, एग्जामिनेशन के लिए आप मोटिवेट नहीं हो पा रहे, तो अपने आप से बात करना सीखो। अपने आप से बात करोगे ना, सबसे बेस्ट आउटपुट निकल के आता है उस टाइम पे। और याद रखिएगा ये जो सेल्फ टॉक है इसका मेजर जो स्पेसिफिक गोल होता है वो ये होता है कि जो भी आपके अंदर नेगेटिव
थॉट्स आ रहे हैं, नेगेटिविटीज आ रही है, उन सबको आप रिप्लेस करके पॉजिटिव थिंकिंग में बदल सको। ये आप लोग को बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी आपकी जिंदगी भर में, स्पोर्ट्स की फील्ड में ही नहीं, हर जगह देखने को मिलेगा। लास्ट होता है गोल सेटिंग। गोल सेटिंग मतलब क्या है कि आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि हमको अच्छा परफॉर्म करना है, हमको वर्ल्ड कप जीतना है। हमारे दिमाग में होना चाहिए हमेशा कि यार जो भी हम परफॉर्मेंस देने वाले उसमें बेस्ट दे सके। ये आपका गोल सेटिंग होता है। इसके थ्रू स्पोर्ट्स की फील्ड में आप लोग हो सकता है उस चीज को अचीव भी कर सको। जैसे आज के टाइम में जो वर्ल्ड कप चल रहा है, इसमें इंडिया के दिमाग में यही है कि हमको बेस्ट परफॉर्म करना है, वर्ल्ड कप जीतना। उसके लिए इंडिया अब बेस्ट परफॉर्मेंस कर रही है। अब देख रहे होंगे जितने मैच हम लोगों ने खेले सारे के सारे में हम जीतते हुए चल रहे हैं। अब बेचारे नीदरलैंड की बारी है, भगवान ही बचाए उनको, वो भी हारने वाले हैं। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है गोल सेटिंग करके रखना। क्लियर है भाई? तो आई होप आप लोग को ये चीज़ें समझ में आई हो और ये चैप्टर आप लोग के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहा हो। इन सब के अलावा दोस्तों चैप्टर एंड हो चुका है, ठीक है। तो इन सब के अलावा दोस्तों आप अच्छे से प्रैक्टिस करें। नोट्स मैं आप लोग को प्रोवाइड कर दिया हूँ। ये काफ़ी ज़्यादा तगड़े और प्रीमियम नोट्स है। मैंने आज तक के वन ऑफ द बेस्ट नोट्स बनाया हूँ, एकदम कम पेजेस के अंदर वन ऑफ द बेस्ट रिफाइंड नोट्स है। काफ़ी सारे लोग कह रहे थे कि भैया हमको इसका सैम्पल दिखा दो फिर हम लोग इसको परचेज कर लेंगे। तो मैं काम कर रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में सैम्पल की लिंक भी प्रोवाइड कर दे रहा हूँ, वहाँ से जाके आप सैम्पल देख सकते हो, अच्छे से रीड कर सकते हो और फिर आप अपना डिसीजन ले सकते हो। और मैं गारंटी दे रहा हूं कि अगर मैं तुमसे 2 पैसा भी ले रहा हूं ना तो वो वर्थ दूंगा, ये मैं प्रॉमिस करता हूं आप लोगों को। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है जाइए और उस कंटेंट को आप लोग अवेल करें। इन सब के अलावा दोस्तों यूट्यूब पे सारा फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट अवेलेबल है। बट अगर आप लोग चाहते हो कि स्ट्रिक्टली मेरे साथ पढ़ना, एक गोल ओरिएंटेड होकर पढ़ना, तो यार स्पेसिफिकली 2 महीने के अंदर आप लोग को फिजिक्स कंप्लीट करवा रहा हूं मैं, और फिजिकल एजुकेशन 1 महीने के अंदर कंप्लीट हो रहा है। लाइव क्लासेस है, सारी क्लासेस की रिकॉर्डिंग हमेशा अवेलेबल रहेगी, जितना चाहो उतने बार देख सकते हो। आप लोग को यहाँ पे काफ़ी सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस से लेकर सब चीज़ें अवेलेबल है, आप लोग के लिए बेनिफिशियल है। छोटा सा प्लेटफॉर्म मैंने खुद का लॉन्च किया हूँ दोस्तों, प्लीज़ ये मत सोचना कि आप लोग के लिए एक बूंद भी मैं कुछ कमी करूँगा। मेरे से जितना ज़्यादा हो सकता है बेस्ट देने की कोशिश करूँगा कि बोर्ड्स के एग्जाम में आपके बेस्ट मार्क्स आ सके। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, जाइए ज्वाइन करें। आप क्लासेस को लैपटॉप से अवेल कर सकते हो और साथ ही साथ मोबाइल से भी, दोनों की लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। तो चलिए एंड करता हूँ आज की इस वीडियो को, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।